नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर की भर्ती आई है। आप सभी लोगों ने उसमें फॉर्म फिलअप किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, अभी समय है, आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं 30 दिसंबर तक। सबसे पहले अपना परिचय। मैं प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आपके साथ जीत आईएएस की तरफ से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें राजनीति विज्ञान का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीत आईएएस ने एक ऐप लॉन्च किया है, जीत आईएएस करके। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपके वीडियो होंगे इसमें अपलोड किए जाएंगे जीत आईएएस की तरफ से, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं, मित्र हैं, उन लोगों के लिए ये जीत आईएएस का जो ऐप है काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोगों की सहायता होगी उसमें। इसमें जो है आपको फैक्चुअली पढ़ाया जाएगा। बाकी सिलेबस क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस के अंदर क्या है, आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे और उस पढ़ाई के द्वारा आप अधिकतर जो आपके नंबर हैं, अधिकतम मार्क्स जो हैं, वो आप कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिलेबस आयोग की साइट पे पड़ा है, आप लोग ने वहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं या इसमें किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले जो हमारा सिलेबस में है, राजनीतिक सिद्धांत और विचार। राजनीतिक सिद्धांत तो होता क्या है इसके बारे में आप पहले देखेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है राजनीतिक सिद्धांत और विचार, अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत पता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसी से पता चल जाती हैं। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, पिछले साल जब लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें पहला ही प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत से पूछ लिया गया था। इस बार 200 क्वेश्चन पूछने हैं, तो इसलिए ये ना सोचें कि कोई टॉपिक जो है आपका छूटा या अधूरा रहे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से आपका एक एक प्रश्न जरूर बनेगा। क्योंकि अगर आप गिनेंगे कि 200 टॉपिक टोटल नहीं होंगे आपके उसमें, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आप प्रत्येक टॉपिक से उसकी फैक्चुअली नोट्स बनाएंगे कि उसमें क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसमें अंतर होता है। कितना पढ़ दो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ दो, बहुत अधिक पढ़ दो, लेकिन क्या है, पेपर में अगर नहीं आया तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जीत आईएएस आपको यही समझाता है कि कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले कि हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें राजनीति विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक व्यक्ति, बिना उसके राजनीति चल ही नहीं सकती है। दूसरा राज्य। देखिए, व्यक्ति और राज्य दो चीज़ें, एक राज्य है और दूसरा क्या है, व्यक्ति है। देखिए, राज्य जो है हमारा शक्ति का प्रतीक है, और स्वतंत्रता का प्रतीक कौन है, व्यक्ति। व्यक्ति चाहता है कि मुझे अधिकतम स्वतंत्रता मिले, जबकि राज्य चाहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम हो और उसको अधिकांश क्या मिले, शक्ति मिले। तो इनके बीच के संबंध कैसे हो, यानी कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, इनके बीच के संबंधों को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप यहाँ से देखें, इधर से लेके इधर को अगर मैं आता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे व्यक्तिवाद आता है आपका। व्यक्तिवाद क्या होगा करके, और लास्ट में आपका आता है, आपका वो है
अधिनायकवाद। देखिए, व्यक्तिवाद से ही पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन मानते हैं? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। व्यक्तिवाद, उसके बाद उदारवाद, उसके बाद आपका मार्क्सवाद, आदर्शवाद, उसके बाद अधिनायकवाद। अधिनायकवाद के अंतर्गत आपका फाशीवाद, नाजीवाद, सारे वाद थे। तो व्यक्तिवादी जो मानते हैं वो मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य किसका प्रतीक है? शक्ति का। जब आप व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो व्यक्तिवाद ये कहता है कि इसमें क्या रहने चाहिए? केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर ही पिछली बार आपका क्या पूछ लिया गया था? प्रश्न पूछ लिया गया था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कितना पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आपको कितना पढ़ा जाए इसके ऊपर नहीं जाना है, क्या पढ़ा जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो उसको आप पढ़ेंगे। तो राजनीतिक जो आपके सिद्धांत हैं इनको आप देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है करके। तो फिर राजनीतिक सिद्धांत क्या है तो वो समझ में आ गया, आपकी प्रकृति क्या है, इसकी चिंताएं क्या है, पतन कैसे हुआ, इसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, प्रजातंत्र और स्वतंत्रता, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो ये कॉमन से टॉपिक है। प्रजातंत्र क्या है, जिसको लोकतंत्र भी कहा जाता है, स्वतंत्रता, इसके बाद समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद, दो ही वाद हैं। लेकिन जब आपका राजनीतिक सिद्धांत है तो और चीजें भी आपकी आनी चाहिए इसमें से। मैंने बताया पिछली बार उसमें राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये प्रश्न उसने पूछ दिया था। व्यक्तिवाद आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके उसमें क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है। इसलिए पढ़ाई क्या करनी है ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है। राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है तो फैक्चुअली आपको पता भी होने चाहिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कम से कम। उदारवाद और मार्क्सवाद तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, व्यक्तिवाद के अंदर क्या है, अधिनायकवाद के अंदर क्या है, फांसीवाद के अंदर क्या है, उनके बेसिक दो दो तीन तीन लाइन भी आप पढ़ेंगे तो आपका एक प्रश्न जो है इससे तैयार हो जाएगा। उसके बाद समानता, न्याय, संप्रभुता, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद शक्ति, सत्ता और वैधता, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, मैंने कहा राज्य शक्ति का प्रतीक है, तो शक्ति क्या होती है उसके बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद हम आते हैं जो भारतीय विचारक हैं। सारे विचारक नहीं हैं आपके उसमें, मनु हैं, कौटिल्य हैं, सावरकर, गांधी और अंबेडकर, बस इतने ही लोग हैं। इनको आप लोगों ने पढ़ना है। दूसरा, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में आपको प्लेटो है, आपका अरस्तु, बेंथम, मिल, हीगल और कार्ल मार्क्स, तो यही आपके देखने को मिलते हैं। आधुनिक विचारकों में आपके लेनिन, माओ, ग्रामसी, जॉन राल्स। देखिए, इनको पढ़ने का एक तरीका है। जो ये पूरा आपका थिंकर है, कोई एक अगर आप इसमें से थिंकर ले लें, माना हम इसमें से आपका प्लेटो लेते हैं। अगर मैं प्लेटो लूं, देखो आप प्लेटो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्लेटो कैसे पढ़ा जाए। जितने भी थिंकर हैं, मैं एक कॉमन सा आपका थिंकर ले रहा हूँ, कॉमन सा विचारक है एक प्लेटो। प्लेटो के सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका जन्म कब हुआ। अब देखिए, आप कहोगे कि जन्म क्यों पढ़ें? देखिए, जन्म इसलिए पढ़ा जाता है कि कई बार क्या होता है कि ये सीरीज पूछ देता है, यानी कि प्लेटो, अरस्तु, बेंथम, मिल, हीगल, कार्ल मार्क्स, इसको बोलेगा कि क्या लगाएं आप? क्रम से लगाएं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसलिए उसको आपका जन्म याद रखना है कि अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे ये इतना कठिन नहीं है, याद हो जाता है। उसके बाद आप अगर आपने इसका जन्म पढ़ दिया कि इसका जन्म कब हुआ, तो वो जन्म क्यों पढ़ना है मैंने बताया, क्रम से लगाने के लिए, काल क्रम के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी, इनकी बुक्स बुक्स बहुत सारी लिखी होती हैं। अगर किसी भी विचारक को देखें, कुछ मेन इनकी बुक्स, माना एक बुक आप अब इसकी रिपब्लिक ले लें, तो अगर हम रिपब्लिक बुक लें इसकी, तो उसको बोलते हैं कि ये न्याय पे लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो कई बार पूछा जाता है कि प्लेटो के रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है, दूसरा। तो इस तरह से हम इसको फैक्चुअली पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन भी बनेगा। दो तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक जन्म, एक दूसरा इसको क्या कहा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे हैं। प्लेटो आदर्शवादी कहा जाता है
और राजनीति विज्ञान का प्रथम चिंतक कहा जाता है इसको। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हालांकि आपको पता होगा राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो यहीं से आपका क्या होगा, फैक्चुअली हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे जितने भी क्या हैं विचारक हैं, कैसे पढ़ेंगे आप। जन्म, उनकी रचनाएं, एक मुख्य रचना कम से कम उनकी होगी, एक या दो आप याद कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उन रचनाओं के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां हैं उनको याद रखेंगे। और उसके बाद उनके विचार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज़्यादा विचार नहीं है, 5-7 विचार होते हैं, शिक्षा पे, न्याय पे, राज्य पे, यही सारे विचार हैं, राजा पे जो है। इन विचारों को आपको सबके बारे में इनको ही पढ़ना है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में करके। तो ये हो गया आपका राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक कैसे हैं ये, इनको कैसे पढ़ेंगे करके। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। यानी कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, कैसे तुलना की जाती है, लंबवत की जा रही है, क्षैतिज में की जा रही है, हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो कौन कौन से इसकी उद्भव क्या है, इसका विषय क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी तुलनाएं हो सकती हैं। दूसरा, इसके अध्ययन के उपागम पारंपरिक क्या है, आधुनिक क्या है। लेकिन इसमें ये एक चीज याद रखना कि उसमें से एक और या दो विचारक आप जरूर याद रखिएगा कि कौन से विचारक हैं जो परंपरागत को सपोर्ट करते हैं और दूसरा जो है आधुनिक को सपोर्ट करते हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो कई बार उसमें से पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं शासन के प्रकार। जब हम शासन के प्रकार पढ़ते हैं कि एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक, संसदीय शासन और अधिक्षात्मक शासन, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसमें नीचे से आता है। देखिए, कार्यपालिका कहाँ पर क्या होती है, शीर्षस्थ होती है। व्यवस्थापिका का आधिक्य कहाँ देखने को मिलता है, न्यायपालिका का कहाँ को देखने को मिलता है, वो किस देश में पाई जाती है। कई बार क्या होता है देश पूछ लेते हैं उसमें, जैसे आपसे यूएसए पूछ लिया, ब्रिटेन पूछ लिया, ये दूसरे दूसरे देश पूछ लिए, तो उसमें कहा जाता है किन देशों में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, किन देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का क्या पाया जाता है, सामंजस्य पाया जाता है, कहाँ पे पृथक्करण है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी फैक्चुअली। और ये भी पूछा जा सकता है कि संघात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सामंजस्य कैसे रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है, एक दूसरे से इनका कोरिलेशन रहता है। ठीक, उसके बाद दल प्रणाली। दल प्रणाली क्या है, सब जानते हैं। राजनीतिक दल एक दलीय है, बहुदलीय है, कैसी व्यवस्था है, द्विदलीय है, कहाँ कहाँ पर है, किस देश में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है राजनीतिक विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं हम जिसको अडॉप्ट करते रहे, अपने पे लेते रहे, अपनाते रहे, बाद में किन चीज़ों से हमारी राजनीति प्रभावित हुई। आप लोग देखते होंगे 70-80 के दशक में या 50-60 के दशक में जो राजनीति चलती थी वर्तमान से वो कैसे अलग है। तो उसका सामाजिकरण कैसे हुआ, सांस्कृतिकरण कैसे हुआ, संस्कृति से कैसे प्रभावित हुई हमारी राजनीति, उसके कौन कौन से विचारक हैं, किसने किसने विचार दिए, ये आप देखेंगे। अगला है जैसे इसमें राजनीतिक अभिजन। देखिए, हर फील्ड में आप देखेंगे, चाहे आप इसमें इकोनॉमिक रूप से देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभिजन होते हैं, इलीट ग्रुप जिसको कहा जाता है, कि जो इलीट ग्रुप है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे दो वो अभिजन कौन है, वो अभिजनों के बारे में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो उसमें से आप क्या करेंगे, राजनीतिक अभिजन को पढ़ेंगे आप, और उसमें देखेंगे कि ये राजनीतिक अभिजन क्या होता है और कौन से लोग हैं और कौन सी परिभाषाएं, कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं आपको उसमें से याद होनी चाहिए, वो अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। दूसरा, भारतीय शासन एवं राजनीति। ये काफ़ी इजी पार्ट है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको पढ़ते होंगे। वैसे भी भारतीय संविधान से भी संबंधित है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं आपकी। पहले तो स्वतंत्रता संग्राम के क्या प्रभाव पड़े, उनका प्रभाव क्या रहा, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। काफ़ी सरल है, तो आप लोग इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फैक्चुअली आप इसको देखेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाए करके, तो हमारे वीडियो देखते रहिए इसमें कि किस तरह से आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर 0.5 0.75 इसका भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे महत्व होता है। कई बच्चे जो होते हैं 0.25 से भी बाहर हो जाते हैं, इसलिए हर प्रश्न का महत्व है। तो फैक्चुअली कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि भारतीय संविधान सब पढ़ाते हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ाते हैं ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि उस वीडियो में हम कैसे पढ़ाते हैं इसको।
सबसे आसान तरीके से, सबसे प्रभावी तरीके से, जिससे आपको याद रहे। बहुत सारे आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को याद कैसे करें। आर्टिकल याद करने का तरीका हम बताएंगे कि कैसे आप उनको याद रख सकते हैं जब तक आपके क्या होती हैं, परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें प्रस्तावना, संविधान की रचना, कार्य और इसके अलावा संशोधन कैसे होते हैं। इसके अलावा हमारी जो केंद्र में कार्यप्रणाली है वो कैसी होगी, राज्य में कैसी होगी। उसके बाद स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है, पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। और केंद्र राज्य संबंध, जिसको हम संघवाद, पिछली बार जो हमने पिछले वाले टॉपिक में हम बात कर रहे थे, संसदीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, तो उस वो भारत में किस तरह से उसको लिया गया है। भारत को सहकारी संघवाद, अर्ध संघ किसने कहा है, कई सारे लोग हैं तो उनके बारे में वो कोटेट हैं, तो वो कोटेशन कैसे दिए उन्होंने, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारत में जो मुद्दे हैं, पंथ निरपेक्षवाद। पंथ निरपेक्षवाद क्या है, सांप्रदायिकता जो है वो कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, उसके बारे में। क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसके बारे में कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं इनके ऊपर, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में जो नवीन आंदोलन है, कृषक आंदोलन, आजकल बहुत चर्चा में है, आप लोग देख रहे होंगे कृषक आंदोलन। तो कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए पहले भी, उनके बारे में पढ़ेंगे। महिला आंदोलन हुए, पर्यावरण तथा विकास के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा जो ये उत्तराखंड का पार्ट है, उत्तराखंड के पार्ट के बारे में एक चीज़ बता दूं, जितनी भी महिलाएं, अगर वो स्वतंत्रता आंदोलन से अभी तक जितनी भी महिलाएं रही हैं, तो उन महिलाओं के बारे में उनका कौन सा क्षेत्र है, कहाँ से हैं, क्या हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले साल भी आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद नीति आयोग, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना एवं कार्यविधि। काफ़ी इजी पार्ट है, लेकिन ये स्कोरिंग भी होता है, सबसे अच्छे मार्क्स इसी में आते हैं। तो इसलिए कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा लोक प्रशासन, लोक प्रशासन काफ़ी कॉमन टॉपिक है और जिसको हम क्या है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। लोक प्रशासन क्या है, इसके परिभाषाएं क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संगठन। सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हैं कि संगठन कैसे चलेगा, क्योंकि बिना संगठन के आपका क्या नहीं हो सकता है, प्रशासन में कार्य नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, संगठन के बारे में पढ़ेंगे और संगठन के कौन कौन से आपके क्या हैं प्रकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में, किन सिद्धांतों पर कार्य करता है ये। जैसे इसमें सूत्र दिया है, स्टाफ दिया है, सूत्र क्या है, स्टाफ क्या है, इसके अलावा पद सोपान क्या है आपका, आदेश की एकता क्या है, और नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण कैसे होगा, कुल मिला के क्या है संगठन का कार्य कैसे होगा। तो इसको भी हम फैक्चुअली पढ़ेंगे। जैसे मैं इसमें एक ही टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे पद सोपान ले लेता हूँ कि पद सोपान आपका क्या है। तो पद सोपान को जब हम पढ़ते हैं तो पद सोपान क्या है, इसको अगर जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो श्रेणीकरण होता है, जैसे ये इसके उच्चस्थ अधिकारी हैं और ये क्या हो गए आपके इसके अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी हो गए, ठीक है। तो जब ये श्रेणीकरण होता है, इनके ऊपर इनके भी उच्च अधिकारी होंगे, इनके ऊपर इनके भी क्या होंगे, उच्च अधिकारी होंगे। तो ये पदों का श्रेणीकरण बता दिया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसओ, फिर उसके बाद एसआई, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, एसपी। तो ये पदों का श्रेणीकरण है। तो इसको ये काम कैसे होगा इसमें संगठन में, तो इसके बारे में इसमें क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद मुख्य कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका करके। तो कार्यपालिका के अंदर कार्य कैसे होता है, उसकी भूमिका क्या है। उसके बाद अगर कार्यपालिका की बात होती है तो उसमें कर्मचारी चाहिए, तो कर्मचारियों की भर्ती कैसी होगी, प्रशिक्षण कैसे होगा, पदोन्नति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इनके बारे में। और उसके बाद नौकरशाही, नौकरशाही में मैक्स वेबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्स वेबर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें आप मैक्स वेबर के बारे में देखेंगे। और इसके बाद वित्तीय प्रशासन, जब हम लुथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में क्या है, बी है, POSD, जो ये लास्ट में बजट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए। तो बजट के बारे में हम देखेंगे कि भारत में बजट निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कब से शुरू होती है, कौन कौन सी चर्चाएं होती हैं, उसके बाद कौन कौन से अनुदान मांगे जाते हैं, वोटिंग कैसे होती है, इस पे कैसे प्रोसेस होती है। तो इसको सब क्या है, फैक्चुअली देखना पड़ेगा आपको। आपको फैक्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से हुए, कब रेल बजट कब बना, आम बजट से रेल बजट अलग कब हुआ, रेल बजट आम बजट एक कब है, ये सारी चीज़ें कब से शुरू हो जाता है, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कैसे डिस्कस होता है, ये सब चीज़ें हम वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत देखेंगे। फिर इसका कैग जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसे ऑडिट करता है, उसके बारे में देखेंगे। और अंत में है आपका सुशासन। तो ये उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी आपकी जो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो जीरो टॉलरेंस क्या है, तो उसके बारे में बहुत बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये सुशासन ही तो है, शुचिता जो देखी जाती है कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे, कुछ ऐसी इलीगल चीजें ना हो प्रशासन के अंतर्गत। तो ये किस में आता है, आपका सुशासन में। और अंत में आपका जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत सारे बच्चे इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करके पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें टॉपिक ही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो इसलिए क्या है, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़िए। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्या अंतर है इसमें करके। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल आप राजनीति के बारे में देखेंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तो उसमें अंदर आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे जितने क्या हैं आपके आयाम हैं, उनकी चर्चा किसके अंदर की जाएगी, राजनीतिक संबंधों के अंदर की जाएगी। इसलिए क्या है, एक ब्रॉड, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है आपका संकुचित है, और ये व्यापक धारणा है, ये याद रखेंगे। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना होके अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संबंध है। इसके बाद आपके शक्ति क्या रोल होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर, शस्त्रों का क्या होगा, शस्त्र स्पर्धा जो हो रही है और निशस्त्रीकरण कैसे होगा, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा गुटनिरपेक्षता, जितने भी विवाद चल रहे हैं, विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आपका क्या हो, उसका निपटारा हो। आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर बहुत सारे विवाद भी चलते हैं, ठीक। इसके अलावा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उत्तर दक्षिण संवाद, गरीब और अमीर देशों का जो संवाद है, इसके बारे में फैक्चुअली देखेंगे। इसको आपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो अपलोड करेंगे हम। कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाके जो वीडियो की कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप अपने प्रश्न उसमें रख सकते हैं। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन भी हैं कुछ, सार्क, आसियान और ओपेक। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का है और आसियान है आपका, ठीक। और उसके अलावा ओपेक जो तेल वाली देश हैं, जिनके पास तेल है, ऑयल वाले हैं, उन्होंने ओपेक संगठन बनाया है, तो उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका क्या है और अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। वर्तमान में हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उन संबंधों के बारे में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या, कौन कौन से ऐसे विवाद के मुद्दे हैं, चीन के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है, श्रीलंका के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, तो उन संबंधों की बात हम यहाँ पे करेंगे। और वर्तमान में जो आतंकवाद और जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं उसके बारे में देखेंगे। सारे वीडियो आपको जीत IAS फिर से बता रहा हूँ, जो आपका ऐप है, आप लोग सब लोग इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जीत IAS करके जो ऐप है, यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट सीरीज आपकी ली जाएगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और इसके अलावा इसके लिए आप जीत IAS ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, इसमें हमारी वीडियो आएंगी। ये इन्होंने नया ऐप लॉन्च किया है, जो बच्चे आ नहीं सकते हैं इधर क्लासरूम में,
या जिनको जो दूर दराज के बच्चे हैं, जिनको कुछ परेशानियां हैं, तो वो इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। और अंत में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और आगे इसी तरह हम मिलते रहेंगे। अभी हमारी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं और आएंगी, तो आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो ज़रूर भेजते रहिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं जीत आईएएस के, आपको मिल जाएंगे। आप अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो जीत आईएएस के ऐप के द्वारा आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, और हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है इसमें आपकी क्या करेंगी, सहायता करेंगी। तो आप उनको देखते रहिए। धन्यवाद।